देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को क्या नष्ट कर दिया। आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, रूसी साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। देखिए चित्र 3 में बयान 1815 के बाद यूरोप किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इसी इतिहास को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू-दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों को श्रेणी संघों और नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों और मजदूरों और नए उद्योगपति ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपति और ख़ास तौर पर सामान वाले लघु उद्योग यह समझने लगे कि एक समान कानून। चित्र 4, ज़ॉरवेवरेकन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए रंगीन चित्र का विशेष फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ॉरवेवरेकन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाक से पहने जाने की फ्रांसीसी सैनिकों का दमनकारी के रूप से प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद, हम आज़ादी के सम्मान ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसी के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिनको इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। किसका? राजतंत्र का विरोध कर क्या बन जाता? मुक्तिदाता बन जाते थे। अब आते हैं नेपोलियन की कहानी पे। देखिए, मानक भरा तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आगमन में सहूलियत होगी, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारस में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। चित्र 5, राइनलैंड का डाकिया लाइपितस से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। कहाँ से? राइनलैंड का डाकिया लाइपितस संग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यहाँ नेपोलियन ने 1813 में लाइपितस की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए
डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों का नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। क्या किया जाए? हार चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। कहाँ? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो उसमें वैसे राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डची और कैंटों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते और भिन्न भिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों में जन समूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ ही बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग के जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा थे। हैम्बर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशियो जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैंग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग भिन्न भिन्न बोलियां का इस्तेमाल करते थे। गैलिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक और कॉर्नियोला, स्लोवेशियन दक्षिण और क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा कर राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? देखिए, कुछ तिथि है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्ध की शुरुआत। नेपोलियन ने 1797 में युद्ध की शुरुआत कर दिया था। फिर 1814 से 1815 के बीच नेपोलियन का पतन, वियन शांति संधि। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 में फ्रांस की क्रांति, आर्थिक पेंशनियों को ग्रस्त कारीगरों और औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत। मध्यम वर्ग और संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन और मैंग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण। 1866 से 1871 तक जर्मनी का एकीकरण। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। 1905 में कुलीनबर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीनबर्ग और नया मध्यम वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से जर्मनी का मालिक। कुलीनबर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीनबर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे
काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के जो उद्योगपति और व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों ने बने मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोड़ा था। कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता एकता का विचार लोकप्रिय हुई। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी शब्द लातिन भाषा में मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समझ सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समझ बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांसीसी उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाया। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेश से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी मुद्रा और नाप-तौल प्रणाली थी। 1833 में हैमरबर्ग से न्यूरेमबर्ग जा कर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी ने 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। 11 सीमा शुल्क से उसे गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि
हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने के समय लगता था कि मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मीज़ान में अगर 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइंगबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीयकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्रवाद कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्माण करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी और ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिख लिस्ट ने 1834 में लिखा, ज़ोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। चर्चा करें। उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। क्या रूढ़िवाद? देखिए, रूढ़िवाद का मतलब होता है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय कार्मिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद और भू-दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों
जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इन सम्मेलन में कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया और चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि ट्राई ऑफ वियना तैयार किया, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स की राज्य की स्थापना किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमोंट ने जो नया जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने के 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य पूर्ण राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्हें उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादी को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। गतिविधि यूरोप के नक्शे पर परिवर्तन के चिन्हित करने के जो वियना कांग्रेस के फलस्वरूप सामने आए। चर्चा करें, वियना क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है। इसमें चर्चा करने के लिए बोल रहा है कि वियना क्या दर्शाने का प्रभाव कर रहा है। चित्र 6 में चिंतकों द्वारा क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र। क्या अनाम व्यंग्य चित्र? बाईं तरफ पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची, जिन्हें निम्नलिखित शामिल हैं। इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्य को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। अब आएंगे क्रांतिकारी। 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राज्य
राजतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसे ही वह व्यक्ति था जो इटली का क्रांतिकारी जियुसेप्पे मैत्तियानी। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्तियानी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसने जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा-देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्तियानी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्तियानी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। चित्र 7 जियुसेप्पे मैत्तियानी और बर्न 1833 यंग यूरोप की स्थापना। गियाकोमो मोंतेगाजा का चित्र। क्रांतियों का युग 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें से प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से वर्सेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ
पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला जो पश्चिमी यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाए। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने के लिए गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। स्वतंत्र राष्ट्र की क्या मान्यता दी? राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादियों भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम इन रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क देखिए चित्र 8 में यूजियन देलाक्रोआ, द मैसेकर एट कियास, 1824। फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोआ ने महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानियों एक घटना चित्रित करता है जिसमें कियास द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देओल घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चख रंगों का प्रयोग करके देखने वाले की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। क्या? यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। फिर देखिए और विज्ञान में महिमा मंडन और आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं और अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान एवं गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोग डॉच वर्ग में निहित राष्ट्र की सच्ची आत्म लोकगीतों, जन काव्यों एवं लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजनाओं के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्यों को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना का वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियों ग्रेट पावर्स में विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोलन कुर्पिसकी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय
प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसके अधिकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। देखिए, ग्रिम बंधुओं की कहानी। लोक कथाएं राष्ट्रीय निर्माण। ग्रीष्म फेयरीलेस एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रिम और विल्हेल्म ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जिसे समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय उन्हें शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर काम करते रहे। वे लोग से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों के सामने समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाइयों ने उदारवादी राजनीति के सक्रिय हो गए। जैसे कि स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने लोक कथाएं इकट्ठित की थी वे विरुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति हैं। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। फिर चर्चा करें कि राष्ट्रीय पहचान का निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। देखिए, 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयों लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीबी बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादों को अक्सर इंग्लैंड के आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का सत्ता महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सम्मानित शुल्कों और जमींदारों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों
के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। क्या फैल जाती थी। कृषक विद्रोह 1948 1848 है 1948 1848 ऐसा ही एक वर्ष था जो खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखानों की समाप्ति किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान की। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यापक सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोग का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। क्या किया? बनाए गए मालों की कीमतें गिरा दी। चर्चा करें। सिलेसिया बुनकरों को विद्रोह के कारण का वर्णन करें। पत्रकार के नजरिए पर टिप्पणी करें। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकलकर और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे उनके साथ सभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट भंडारगृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसे 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप एक बुनकर हैं जिसने चीज़ों को बदले हुए देखा है। आपने क्या देखा? इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। आप बच्चों को एक रिपोर्ट लिखिए। फिर जानेंगे हम लोग उदारवादी की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस
की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों का फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान कर फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र का अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रुसिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा में विरोधी थे। जहां कुलीनबर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिसके वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। देखिए, यही असेंबली है, कहाँ की है? सेंट पॉल चर्च, फ्रैंकफर्ट। संसद समकालीन रंगीन चित्र। ऊपर बाईं दीर्घा में महिला बैठी है। बाईं तरफ क्या बैठी है? महिला बैठी है। अब देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पे, स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। अब महिलाओं की विचार को पढ़ेंगे। उदारवादी राजनीतिज्ञ क्लार्क वेल्कर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। प्रकृति ने पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए महिलाओं जो कमजोर, निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइजे ऑटो पीटर्स 1819 से 1895 एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक के निम्नलिखित संपादकीय छपा आई। हम यह पूछते हैं कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं, सभी लोग सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा
वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष, मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है। अतः स्वतंत्र पुरुष को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। उसी अखबार के एक अनाम पाठक 25 जून 1850 को संपादक निम्नलिखित पत्र भेजा। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुष को मिलते हैं या अन्य। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिला को, जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन होती है, इसकी हक से वंचित रखा जाता है। यद्यपि वे राज्य के रख रखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती हैं। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे, आगे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।